अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लें जी, घमसान का रन पड़ गया है, अब आर होगा या पार होगा। ताकतवरों की लड़ाई है, बड़ा सियासी खेल शुरू हो गया है। इस सारी लड़ाई में कौन पिसेगा? जी हाँ, पिसेंगे सियासी जज। ये सारा क्या मामला है, इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक जो ताज़ा हमारी अपोजिशन है। ताज़ा अपोजिशन में इस वजह से कह रहा हूँ कि वो अपोजिशन जब से ये हुकूमत बनी है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से, तो उसके बाद से कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई कौन अपोजिशन में है, कौन हुकूमत में है। तो अब वो थोड़े से उसके ख़त ख्वाल वाज़े हुए हैं, और वो जो एक 3-4 जो जमातों ने मिलकर एक इत्तेहाद सा बनाया है, उन्होंने बाकायदा तौर पे आज अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया है, और उस तहरीक के सिलसिले में पशीन में आज पहला जलसा था। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये तहरीक जो वो चला रहे हैं, अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये तहरीक किस लिए है। क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि ये तहरीक हुकूमत गिराने के लिए नहीं है। अगर हुकूमत गिराने के लिए नहीं है तो फिर वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? अभी तक तो इस हवाले से हम कुछ सियासी मकासद उनके जो है वो मुतय्यन नहीं कर सके। अलबत्ता कुछ गैर सियासी मकासद उनके ज़रूर हो सकते हैं। तो आज उस तहरीक के सिलसिले में पहला जलसा था पशीन में, और पशीन में जो है वो जो नई अपोजिशन की क़यादत है, जिसकी सरबराही चकज़ई साहब कर रहे हैं, वो मौजूद थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उसके अलावा जमात इस्लामी की क़यादत मौजूद थी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की क़यादत मौजूद थी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वगैरह। तो वो आज जनाब इनका जलसा हुआ है। इन्होंने अपनी तहरीक को नाम दिया है तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक। अब आइन को ये कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, ये अब डिबेटेबल बात है। बहरहाल आज के जलसे में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि वो कोई इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब शो नहीं था। बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी कामयाब शो नहीं था। इसमें कतन कामयाब तो क्या, बल्कि इम्प्रेसिव भी नहीं था, मुतासर कुन भी ये शो नहीं था। बहरहाल जो वहाँ पे नुमाइंदगी थी, तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके मौक़िफ़ को लेकर आगे चलते हैं। तो जनाब वहाँ पे जब तकरीर की शुरू शेर अफजल मरवत साहब ने, तो वहाँ पर जनाब नारे लग गए फिर डीज़ल के। अब जब डीज़ल के नारे लगे, तो फिर इन्होंने कहा शेर अफजल मरवत साहब ने कि भाई अभी आप डीज़ल के नारे ना लगाएं, अभी हमारी मौलाना साहब से बातचीत चल रही है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी खुली डुली सी ब्लैक मेलिंग है कि भाई अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आप मौलाना साहब हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो आप डीज़ल हैं। तो फिर मौलाना फजल रहमान तो मतलब उस राती जमे ही नहीं जब कोई बंदा ब्लैकमेल कर सके। मौलाना फजल रहमान को ब्लैकमेल तो कोई नहीं कर सकते। सो मौलाना फजल रहमान ने इनको कर दिया चिट्टा और साफ इनकार कि भाई साहब तुसी जानो, तुहाडी तहरीक जाने, मैं तुहाडे नाल नहीं, यानी कि आप जाने, आपकी तहरीक जाने, मैं आपके साथ नहीं हूँ। तो फिर अब ये मामला मौलाना फजल रहमान वाला जो है वो यहाँ से आप तकरीबन उसका ख़त्म ही समझे। मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ नहीं चलेंगे। मौलाना फजल रहमान के बगैर इस सारी अपोजिशन की तहरीक पर जो स्ट्रीट पावर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि ये आप क्या करेंगे। बहरहाल जो वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो उन्होंने जो थोड़ी बहुत तकरीर की, वो उन्होंने कहा कि जी पुलिस और इदारे जो हैं उनकी रूहों पर लोग काबिज़ हैं, और ये कौम अगर लाखों की तादाद में बाहर निकल आए और फस्तायत के ख़िलाफ़ निकल आए तो फिर ना रियासत सामने खड़ी हो सकती है ना इदारे। यानी उन्होंने ये कह दिया कि वो अवाम को इसलिए निकालना चाहते हैं ताकि इदारों और रियासत को गिराया जा सके। तो भाई साहब ये कौन सा दुनिया में मुल्क है भाई, कौन सी ये कौम है जो रियासत को गिराना चाहती है, स्टेट के ख़िलाफ़ जाना चाहती है, लोगों को स्टेट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और बहुत संजीदा किस्म का सवालिया निशान है कि क्या मखलूक हमारे मुल्क में है जो सियासत करो यार, सियासत की बहुत सारी स्पेस मौजूद है, सियासी मुखालफत करो एक दूसरे की खामियां निकालें, उनके ऊपर तनकीद करें। आप बताएं कि जनाब हम आ जाएंगे तो ये कर देंगे, और ये जो आ गए हैं ये इनको ये करना चाहिए था, ये नहीं कर रहे, वो तो करें आप ना। ये रियासत और इदारे खड़े नहीं हो सकते, मतलब क्या मतलब है भाई तुम्हारा। खैर आगे बढ़ते हैं, ये मतलब आप ख़ुद समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं। आगे जनाब जो चकज़ई साहब ने जो है वो आपको पता नए इमरानी इश्क में गिरफ़्तार हुए हैं, तो उन्होंने जनाब तकरीर की, और उन्होंने वही फिर बात सारी वही जो उन्होंने की कि जनाब 9 मई को कौन सा आसमान गिर गया, बिल्कुल ठीक है जनाब। और वो कहते हैं कि जी इमरान जो है वो
पार्लियामेंट की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है और ये पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो जो करारदाद के ज़रिए जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात है वो विड्रा करें। भाई क्यों भाई, ये क्या बात हुई कि अगर कोई बंदा, अगर किसी को वोट मिल जाते हैं तो उसके खिलाफ मुकदमे ख़त्म हो जाए? क्यों ख़त्म हो जाए? अगर कानून के मुताबिक कुछ जुर्म किया है तो क्या ये किस आइन और किस कानून में पाकिस्तान या दुनिया भर में वो कौन सा मुल्क है जो ये कहता हो कि भाई साहब आपको फ़लाने फ़लाने जुर्म माफ़ हैं अगर आप पब्लिक के नुमाइंदे? ये तो कोई बात नहीं है। अगर इमरान खान ने पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए तोशा खाना में चोरियाँ की हैं तो उसकी सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए कि भाई आपको पब्लिक ने वहाँ पे अमानतदार बना के बिठाया था, आपने उधर कारोबार शुरू कर दिया, वहाँ से मतलब घड़ियाँ ले लेके और सामान ले लेके बेचना शुरू कर दिया, तो उसको पर तो ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। यह क्या बात हुई कि उसको जनाब मुकदमों से निकाल दें? क्यों निकाल दें भाई? अगर इस पैमाने पे चलना है तो फिर नवाज शरीफ को 2017 में क्यों निकाला गया भाई? वो 3/4 अक्सरियत थी उसके पास, तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे होने ही नहीं चाहिए थे भाई। मुकदमों एक अलग चीज़ है और सियासत एक अलग चीज़ है और इलेक्शन एक अलग चीज़ है। अब बात यह है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या किसी के खिलाफ मुकदमे गलत हैं तो वो मुकदमे ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, अदालतें जाने तो उनका काम जाने। तो अगर वो ठीक हैं तो फिर सज़ा मिलनी चाहिए जी। भाई जी, किसी को 1 वोट मिला हो या किसी को 1 करोड़ वोट मिला हो या किसी को 10 करोड़ वोट मिले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? खैर, ये उन्होंने जनाब अपना जो इंटेंशंस वाजे कर दी कि वो चाहते क्या हैं। इस वक्त हमारी जो अपोजिशन है, बुनियादी तौर पे उनका मकसद जो है वो, जो मुझे समझ आई है आज के जलसे की तकरीरें सुन के, कि उनका मकसद जो है वो एंटी स्टेट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही है भाई। बात तो वही कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत खुलम खुला कह रहा है कि अवाम में अगर लाखों की तादाद में निकले हैं तो ना रियासत खड़ी होगी ना कोई इदारा खड़ा होगा। तो ये रियासत और इदारों को गिराना चाहते हैं। ऊपर से ये यही सब कहते हैं 9 मई को आसमान कौन सा गिर गया है। नहीं गिरा होगा भाई तुम्हारे ख्याल में? तो ये एक सूरत हाल है आपके सामने रख दी है। आगे बढ़ते हैं इससे। नौशकी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। शनाख्ती कार्ड देख के कत्ल किया गया। अफसोस की बात यह है कि ये वाक़या बलूचिस्तान में ऐसा पहला वाक़या नहीं है कि जब लोगों के शनाख्ती कार्ड देख के इस वजह से कत्ल कर दिया जाए कि वो पंजाबी हैं। थोड़ा सा ना फैक्ट्स को भी देखना चाहिए। हमारा ये जो सूबा है पंजाब, इस पंजाब में कौन सा शहर, कौन सा बाज़ार ऐसा है जहाँ पे कोयटा होटल नहीं है और वहाँ पे बलोची और बलोच या बलोच पश्तून वहाँ पर नहीं काम कर रहे, कारोबार नहीं कर रहे? पाकिस्तान की कौन सा महल्ला, कौन सा जो इलाका है जहाँ पे पश्तून लोग काम नहीं करते? पंजाब में बिलखसूस जिसके बारे में एक मुसलसल नफ़रत भरी जा रही है कि जी ये लोग पंजाबी हैं इस वजह से इनको कत्ल कर दिया। क्यों? इन लोगों का कसूर सिर्फ पंजाबी होना है? इन लोगों ने भाई बलोचों का या किसी और का क्या बिगाड़ा है? इनमें से किसी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा भाई जी। सीधी सी बात है, गरीब आदमी जो होता है ना उसका वाली वारिस कोई भी नहीं होता, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे बलोच हो, चाहे पश्तून हो, चाहे सिंधी हो, चाहे माजर हो, चाहे कश्मीरी हो, जो भी हो। गरीब आदमी का वाली वारिस कोई नहीं है भाई साहब। अगर आप इसी तरह जो है वो लिसानियत बढ़ाते रहेंगे तो बेड़े गर्क होंगे जो हो रहे हैं। हम सारी उम्र हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुजारी भाई। यकीन माने यहाँ पर कोई नहीं पूछता किसी से कि तुम बलोच हो, तुम पठान हो, तुम सिंधी हो, तुम महाजर हो, तुम कश्मीरी हो, कौन हो। किसी को प्रॉब्लम ही कोई नहीं किसी से। हर कोई अपना आज़ादाना कारोबार करता है। किसी को उसकी नस्ल की वजह से, उसकी जो इलाकाई कौमियत है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होता। तो फिर यार ये बलूचिस्तान में वाले लोगों को भी कुछ थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, इस पे देखना चाहिए कि ये किस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। अपनी हम उन ख़बरों की तरफ आते हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि जी आर या पार घमसान का रन पड़ गया। देखें जी, इस वक्त मैं बड़ी खुली डुली बात करने के मूड में हूँ। इस वक्त जो है वो 3 बड़े फरीक हैं जिनके दरमियान लड़ाई है। एक फरीक है इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा फरीक है नवाज शरीफ और तीसरा फरीक है इमरान खान। आगे से इनकी मुख्तलिफ शाखें हैं, वो हम एक अलग बहस है, वो बहुत वसी चैप्टर है। मैंने कूजे में दरिया को बंद किया। इस वक्त 3 फरीक हैं भाई। चौथा फरीक भी है, लेकिन चौथा फरीक अज खुद एक फरीक नहीं है, वो टूल है सिर्फ, और वो हैं जनाब हमारी अदलिया। बड़ी सिंपल सी बात करते हैं कि जनाब ये जो 6 जजेस हैं
मेरी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरी राय गलत हो सकती है, लेकिन मेरी राय में ये जो 6 जजेज़ हैं इनका मुमकिना इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब। बड़ी साफ और खुली डुली सी बात है। इन जजेस के केसेस, इनके रिकॉर्ड, इनके फैसले, इनके रवैये, इनके कमेंट्स, मुंह बोल बोल के कहते हैं कि जनाब हम इमरानदार हैं। अच्छा, फिर जनाब जब देखा कि इमरान खान को सज़ाएँ भी होगी, जेल में भी चला गया, कुछ नहीं ये लोग कर सके, तो फिर क्या किया, खुद उठ के उनके गले पड़ने की कोशिश की जिनके गले इमरान खान पड़ना चाहता है। इस्टेब्लिशमेंट के गले, एग्जेक्टिव के गले, इंटेलिजेंस के गले, मतलब ये एग्जेक्टिव, ये सारा कुछ दूसरे आगे मज़ीद शोबे आ जाते हैं ना। ये बेसिकली 3 फरीक हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये 3 फरीक जो थे, इनमें से एक फरीक तो मुसलसल जारहाना रवैया अख्तियार किया हुआ है, वो फरीक है इमरान खान। कभी वो 9 मई करवा रहा है, कभी वो ISI के दफ्तर पे हमले करा रहा है, कभी वो GHQ पे हमले करा रहा है, कभी वो किसका गिरबान पकड़ रहा है, कभी वो किसका गिरबान पकड़ रहा है। अच्छा, कभी वो सियासतदानों को चोर डाकू कह रहा है, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कह रहा है, उसी इस्टेब्लिशमेंट के पाँव भी पड़ता है, उसी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भी कहता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट बड़ी खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। अब भाई जी उन्होंने कह दिया कि जी बस, ये जो हमला किया गया 6 जजेस के ज़रिए, ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया गया कि भाई नाम आएगा, वो जनाब जजेस जो हैं वो बुला लेंगे तो ऐसी की तैसी कर देंगे इन सब की, और फिर हम खुल कर इमरान खान को जेल से निकालेंगे और उठा के कंधों पे प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा देंगे। ऐसे नहीं होने वाला भाई, जो मर्ज़ी कर लो। 6 जजेस के अगर 600 जज भी मिल जाओ ना, इस तरह नहीं होगा। जो होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। आपने कोशिश की कि आप ताकत की एक रियासत बनाएं, यानी कि बदमाशों की एक रियासत बनाएं। अब KP में देख लें, मैं अभी आज भी वीडियोस देख रहा था कि वो जनाब वो पुलिस वाले कहीं गए मनशियात फरोशों के, वो जनाब वहाँ पे 40-50 लोगों ने पुलिस वाले को पकड़ के फेंटी लगानी शुरू कर दी। अगर आप इस तरह की स्टेट चाहते हैं तो इस तरह की स्टेट भाई बाकी लोग तो फिर नहीं बनने देंगे, आप अकेले कोशिश करते रहें। KP में आपने बना रखी है ना, वो भुगत लेंगे इंशाल्लाह। अभी जब ये 2-4 साल और गुजरेंगे तो पता लग जाएगा KP वालों को भी कि कितने 20 का 100 होता है। खैर, ये मामला चल रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि नहीं जनाब, अब अगर आपने ये काम कर ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले ही लिया है, तो ये जो जज साहिबान हैं इनको सबूत तो देने पड़ेंगे। ओके, अब एंट्री देता है बीच में तीसरा फरीक कौन है? नवाज शरीफ कौन है? जो कि चुप करके साइड पे बैठा हुआ था इलेक्शन के बाद। इलेक्शन की मुहिम के दौरान भी वो एक ख़ास हद से ज़्यादा उन्होंने कंपेन नहीं की, बड़ी लिमिटेड सी कंपेन की नवाज शरीफ ने। ओके, छोटा भाई वज़ीर-ए-आज़म बनवा लिया, बेटी वज़ीर बनवा ली, चुप करके बैठ गया। लेकिन जब ये सारा काम शुरू हुआ तो फिर नवाज शरीफ भी एक बड़ा सियासतदान है ना। नवाज शरीफ इस पाकिस्तान के सियासत के समंदर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो देखें ना, मतलब 82 से सियासत करनी शुरू की, 18 साल वो हो गए, 24 साल अब ये लगा लें आप। तो अब ये मैदान में निकला है। उन्होंने कहा जनाब मैं बनने वाला हूँ फरीक। ये आप रज़ी दादा की एक ट्वीट देख रहे होंगे, ये स्टोरी उन्होंने ब्रेक की थी। ये जो उन्होंने स्टोरी ब्रेक की कि नवाज शरीफ ने 6 जज वाले केस में फरीक बनने का फ़ैसला किया है। आपने ये खबरें भी सुन चुके होंगे। लेकिन ये पीछे की कहानी क्या चल क्या रहा है। अब ये बुनियादी तौर पे 3 जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सलमान गनी, मुजीबुर रहमान शामी और हफीजुल्लाह नियाज़ी, इनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद ये स्टोरी बाहर आई है कि नवाज शरीफ ने कहा कि जी मैं तो इन 6 जजेस वाले केस में फ़रीक बन रहा हूँ, दरख्वास्त दे रहा हूँ। अब 29 अप्रैल को उसकी समाअत होनी है। अब नवाज शरीफ जब फ़रीक बनेगा तो वो क्या कहेगा भाई? सवाल ये पैदा होता है ना। नवाज शरीफ ये कहेगा कि भाई मैं जब वज़ीर-ए-आज़म था तो मुझे पहले ये बताया ना कि जनाब मेरा कसूर क्या था। उस वक़्त आप ये 6 जजेस ये बताएं कि उस वक़्त आपके ऊपर कौन दबाव डालता था। तो या तो उसका जवाब देना पड़ेगा, तो या फिर भागना पड़ेगा। भागने आप किसी ने देना नहीं है, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। देखिए ना, अब कुछ जजेस तो ये कह सकते हैं जी हम तो उस वक्त अदलिया में नहीं थे, लेकिन एक जज साहब तो थे उस वक्त, और कुछ जजेस ऐसे हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट में वो भी थे। तो फिर सवाल के जवाब तो देना पड़ेगा। अगर वो नवाज शरीफ के सवाल का जवाब नहीं देंगे तो वो अपने सवाल के जवाब मांगने कैसे मांग सकते हैं? तो ये अब एक बड़ा खेल शुरू हो गया है जिसमें दे दी है एंट्री नवाज शरीफ ने। अब नवाज शरीफ ने एंट्री भाई जी एवं ही कोई नहीं दी।
अब उसके पीछे दो तीन चीज़ें हैं ना, अब उसमें बहुत सारा अब ये मामला बहुत फैलेगा। नवाज शरीफ के सवालात होंगे और फिर नवाज शरीफ के सवालात के जवाबात देने पड़ेंगे। तो जब वो जवाबात देने पड़ेंगे तो कौन फंसेगा? वो जजेस फंसेंगे या पिछली इस्टेब्लिशमेंट फंसेगी। तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट को बचाएगी? मेरा नहीं ख्याल। वो उनकी हिमायत ना करे एक अलग बात है, लेकिन हम ये कहें कि वो उनके खिलाफ जाए तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो खिलाफ भी जाएगी। लेकिन अगर वो अपने आप किसी मामले में आते हैं, कोई नवाज शरीफ उनको ले आते हैं या और किसी तरीके से आ जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोई अनड्यू सपोर्ट करेगी। तो अब ये ज़्यादा कहानी फैलेगी और ये 6 जजेस हों या इनके पेशरो जो थे, वो सारे जो जजेस हैं, सियासी जजेस या इमरानदार जजेस, वो उनका और पिछली इस्टेब्लिशमेंट का वो जो हाथ मिले हुए थे और जो सारा मुल्क में गैर आइनी और गैर कानूनी काम हुआ, पनामा से लेकर वो कि जनाब एहतसाब अदालत में रेंजर्स खड़ी है, एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला है और रेंजर्स वजारत दाखिला के अंडर आती है और वो वज़ीर दाखिला को रोक लेती है, जी आप अंदर नहीं जा सकते। तो फिर बताना तो पड़ेगा कि उस वक्त हुकूमत कौन चला रहा था। उस वक्त अगर अदलिया में मुदाखलत हो थी तो वो कौन सी एग्जेक्टिव थी? एग्जेक्टिव का सरबराह तो नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ तो ज़ेर ताब था। तो फिर इसका मतलब है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, तो वो फिर सब उन लोगों के नाम आएंगे। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त फैलती हुई नज़र आ रही है। ये रायता अभी फैलेगा, ये रायता अभी मुझे मुस्तकबिल करीब में सिमटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नवाज शरीफ ने भी अगर उतरने का फ़ैसला किया तो हमें नहीं किया, ज़रूर उनको कहीं ना कहीं से या तो कहते हैं कि थापड़ा मिल गया, या थापड़ा अगर नहीं मिला तो कम से कम NOC ज़रूर मिल गया। ये मेरा एक आइडिया है। और ये अब जो लड़ाई अब आगे जो बढ़ रही है, ये अब जो इसमें नकाब पोश किरदार थे वो सारे सामने आएंगे। इस सारी कहानी में क्या होगा? जो इमरान खान बैठा हुआ तीसरा फरीक है जेल के अंदर से वो जब वो सारी ईमानदारी जज से करवा चुका, कुछ नहीं करवा सकता, उसने 6 जज उठा के मत्थे मार दिए। सीधी सी बात है। अब वो 6 जज कितने अक्लमंद हैं, कितने बेवकूफ़ हैं, वो जाने और उनका काम। लेकिन इस सारी ये जो हाथियों की लड़ाई में वो आपने सुना होगा ना, मावरा फसलों का नुकसान होता है। तो भाई साहब इस वक्त फसलों का नुकसान यही होगा कि ये जज जो हैं एट द एंड ये खसारे में रहेंगे। जो एक हमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो हम बतौर सहाफ़ी, बतौर तज्ज़ियाकार जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम फोर्सी कर रहे हैं, तो ये इस्तेमाल तो हो जाएंगे। ये इमरान खान का वेपन तो बने हैं या उनका एमुनेशन तो बने हैं। लेकिन इस सारी कहानी में ये तय है कि ये जो 6 जजेस हैं या इनके जो दीगर इमरानदार जजेस हैं, इनको इस सारी लड़ाई के अंदर से कुछ नहीं मिलने वाला। नुकसान हो सकता है, फ़ायदा उनको कोई नहीं होगा। जिसके लिए वो जिस पर्पज़ को सर्व करने के लिए आगे बढ़े थे, वहाँ पे इन तिलों में तेल नहीं है सर। या तो फिर आपका करैक्टर हो ना जस्टिस काजी फाइज साहब की तरह, कि वो खड़ा हो जाए कह जी ठीक है, वो चाहे वो जनरल फैज़ था, चाहे वो इमरान खान वज़ीर आज़म था, या जो भी जिसकी भी हुकूमत थी, वो खड़ा हो गया। वो क्यों खड़ा हो सके? वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आदमी था, वो बिल्कुल एक साफ किरदार का आदमी था, वो डट गया। एक ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त की, उस वज़ीर आज़म उनका इस्टेब्लिशमेंट, DG ISI, आर्मी चीफ, मीडिया, कोर्ट्स, सब कुछ उनका साथ था, फिर भी काजी फाइज़ जीत गया। या तो वो उस तरह का किरदार लाएं। नुकसान उठाया जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने, आज बहाल होगी उसकी, कम से कम इज्जत तो बहाल होगी। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो लोग शीशे के वो पत्थर मार रहे हैं, वो खुद जिन घरों में बैठे वो शीशे के हैं। तो जब ये रायता फैलेगा तो ये जो शीशे के घरों में बैठे हुए लोग हैं, पत्थर इधर भी आएंगे। और ये पत्थर नहीं आ रहे, ये नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट, ये बड़ी बड़ी भारी, वो क्या है, अगले ज़माने में जंग के लिए वो जो पत्थर फेंकने की मंजनीकें उनको कहते थे, गालबन क्या उसको कहते थे, तो वो आ गई हैं जनाब। तो अब रहेगा नाम अल्लाह का, ताकत की लड़ाई है। और इसमें नुकसान जो है वो और किसी का हो या ना हो, फ्रीकैन का तो होगा ही होगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन ये फसलों का नुकसान टोटली मलिया मेड हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।